वेरी गुड मॉर्निंग। अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि संडे को मैं छात्रावास प्रबंधन यानी कि हॉस्टल मैनेजमेंट पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों की वीडियो प्रोवाइड कर दूं, और वैसे ही मैंने स्टार्ट किया है आज हॉस्टल मैनेजमेंट। और ये एक कंप्लीट सीरीज है, एक ही वीडियो है। एक ही वीडियो में जितनी जानकारी मुझे देना है वो मैं देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर से कुछ मदद आपको मिल जाए। मार्केट में अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्सों से आप देख सकते हैं कि कैसे हॉस्टल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मेरे तरफ से था कि यार इतनी जानकारी होना जरूरी है, तब जाकर शायद वो हॉस्टल मैनेजमेंट में आपको जो एक्स्ट्रा 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें आपको फायदा मिल जाए। बिना देरी करे स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअल में हॉस्टल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो शब्द है हॉस्टल, तो छात्रावास से आप क्या समझते हैं, ये चीज को बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी कहीं ना कहीं यदि बिलासपुर में पढ़ रहे होंगे तो कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, कोई पीजी में रह रहा होगा, या फिर कभी आपने कॉलेज किया होगा तो हॉस्टल में रहा होगा, या फिर कभी नहीं भी किया होगा तो कोई दोस्त तो ऐसा रहा ही होगा ना जिसने हॉस्टल में रहा होगा, और आप सभी उनके साथ जाके उनके रूम को देखा होगा। तो ऐसा है कि हॉस्टल से हर एक व्यक्ति जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा लगभग परिचित होगा। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, वार्डन सब बोल रहे हैं, बट याद रखना कि ये एक्चुअल में ये सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। वार्डन और सुपरिटेंडेंट में एक स्लाइट डिफरेंस है, वो धीरे से आपको अभी जैसे स्लाइड नीचे जाएगी आपको समझ में आएगा कि सुपरिटेंडेंट के कार्य थोड़े से ज्यादा अलग है सर, थोड़े से वो बड़े पद पर है। खैर, हॉस्टल छात्रावास एक भवन है जहां पर एक्चुअली में बच्चे जो हैं रहकर अपना जीवन जो है कुछ वर्षों का वो निकालते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यदि कॉलेज किया होगा तो आप 3 साल या 1 साल या 6 महीने भी अपनी यदि हॉस्टल में रहा होगा तो आपने कुछ 6 महीने आवासीय हॉस्टल, जहां पर आवासीय कहने का मतलब ये हुआ ना कि आपको वहां पर रहने के साथ साथ आपको वहां पर खाने पीने की भी सुविधा दी जा रही है, वो आपका आवासीय हो गया। जहां पर आपको एक दिन के लिए आवास के लिए भी, यदि वो 6 महीने का ही हॉस्टल 1 साल का हॉस्टल है, तो पूरे दिन भर के आवास के लिए जो भी आपको वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है वो आवासीय परिसर के अंतर्गत आ जाती है। हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन है, वो आपको पता है कि सीजी व्यापम के थ्रू है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो ये पूर्ण तरीके से बात हो रही है यहाँ पर एक चीज की, और वो है मेरा शासकीय। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो आपका अलग अलग गैर शासकीय हो सकता है, कोई कॉलेज है उसका अलग हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट के लिए अलग हो सकता है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। ये चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत आपको क्या चीजों को देखना पड़ता है। छात्रावास प्रबंधन एक्चुअल में होता क्या है? छात्रावास प्रबंधन इंग्लिश में यदि देखोगे तो शब्द मैनेजमेंट है, और ये बोलता है कि सर आपको पूरे हॉस्टल को मैनेज करना है। मैनेज करना है मतलब उसके अंदर जो भी आपका व्यवस्था है वो आपको देखना है। कौन कौन से प्रकार की व्यवस्था, कैसे कैसी व्यवस्था, वो आगे चल के समझ में आएगा। यहां पर याद रखना कि एक संपूर्ण हॉस्टल का, एक संपूर्ण जो हॉस्टल होगा उसके आप एक गार्जियन हैं। गार्जियन है कहने का मतलब यह है कि आपको भैया पूरे हॉस्टल का अंतर्गत जितनी भी देख रेख है वो सभी आपको करना है। ये छात्रावास जो भी आता है वो किसके अंतर्गत आता है ये आपको जानना जरूरी है। तो आपको समझ में आएगा कि सर ये एक डिपार्टमेंट है जिसके हम बोलेंगे ट्राइबल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। हिंदी में कहे तो ये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग या डेवलपमेंट, ट्राइबल एंड वेलफेयर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे आप डेवलपमेंट और अथॉरिटी को अलग जोड़ दीजिए इंग्लिश वालों के लिए। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, इसके अंतर्गत आपको 3 अलग अलग जो कैटेगरीज हैं। देखिए अब आपको मैं हॉस्टल थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे और देखेंगे कैसे हो रहा है सर। मतलब एक तो यार एसटी, एक तो यार एससी, ये है शेड्यूल्ड ट्राइब, ये है शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित ये है जनजाति, और ये जो है अनुसूचित जाति है। इसके अलावा यहां पर ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो वाले बच्चे भी आते हैं। याद रखना कुछ छात्रावास सरकारी जो है वो माइनॉरिटीज के लिए भी है। माइनॉरिटीज के लिए मतलब कि हिंदी वालों के लिए वो अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक आपको पता है वो लोग हैं जिनका यहां पर मेजॉरिटी यानी पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उनमें वो लोग नहीं आते, उनको मैं अल्पसंख्यक बोलता हूं। मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी, वो सभी लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और उनके लिए भी अलग अलग महाविद्यालयों में, अलग अलग स्कूलों में, विद्यालयों में अलग अलग हॉस्टल्स का प्रावधान किया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार ये उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उद्देश्य है। पहला है उपयुक्त और आरामदायक आवास प्रदान करना। ये तो ठीक है कि अगर हॉस्टल अच्छा रहेगा यार तो रहने के लिए जरूरी है कि सर वहां पर एक आरामदायक हो। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि अब एकदम एसी फ्रिज टीवी, लेकिन एक बेसिक एमिनिटीज की आवश्यकता है, जो कि सर की एटलीस्ट एक पंखा रहे, एटलीस्ट एक अच्छी पढ़ने के लिए लाइट रहे। क्योंकि छात्रावास में छात्र जो शब्द है वो इस बात को इंगित कर रहा है कि व्यक्ति जो है वो तैयारी या पढ़ाई कर रहा होगा। तो पढ़ाई कर रहा होगा तो उसे अच्छी लाइट और अच्छी बिस्तर की, अच्छी नींद की आवश्यकता होगी। सभी प्रकार के संसाधनों का होगा,
ठीक है। सभी प्रकार संसाधनों का होना मतलब ये है कि यार वहां पर अच्छी सीढ़ी हो, अगर कोई व्यक्ति है जाने के लिए, अच्छा उतरने के लिए अच्छा हर एक चीज हो, खाने की अच्छी व्यवस्था हो, वाटर कूलर हो, पानी हो, ये सभी चीज आगे मैंने एक वीडियो आगे मैंने छोटा सा फोटो भी बना के रखा है ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। सभी पहलुओं को, विकास के सभी पहलुओं को ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है ना कि बच्चा अगर 6-7 घंटा अगर कॉलेज में निकाल रहा है और 6-7 घंटे यदि स्कूल में निकाल रहा है, तो उसके बाद का जो बच रहा है बाकी घंटा, जिसमें वो 8 घंटा अगर चलो सोएगा भी और 8 घंटा इसको ले लो, तो बाकी का 8 घंटा उसको उस हॉस्टल में निकालना है। तो 8 घंटा हॉस्टल में निकालने में उसके विकास के अलग अलग आयाम जो है ना वो भी इंगित होंगे, वो भी एक्चुअल में आप थोड़े से लगेंगे, जूझेंगे। तो ये चाहते हैं ना कि अगर बच्चे का मानसिक विकास स्कूल में अच्छा हो रहा हो, तो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास जो है वो मैं चाहूंगा कि यार वो हॉस्टल में अच्छे से हो जाए। अब ये सच के लिए उत्तरदायी तो आप हॉस्टल वार्डन ही रहेंगे। बच्चे का संवेगात्मक विकास तब होगा जब बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता होगी और आप कोशिश करेंगे कि आप उस चीज को पूर्ति कर दें। सामाजिक विकास तब बेहतर होगा जब उसको अलग अलग प्रदेश से लोग आए, अलग अलग संस्कृति से आए लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ कूदेंगे, तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। शारीरिक विकास अच्छा होगा जब उसको पोषण, उसके तत्व अच्छा मिलेंगे, उसको एक अच्छा बैलेंस डाइट मिलेगा, अच्छा मैस रहेगा, तो यार उस बच्चे को क्या मिलेगा, अच्छा शारीरिक विकास भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपस में इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड है कि सर आपस में एक अंतर संबंध है सर, कि यदि मानसिक विकास के साथ साथ सभी विकास के पहलुओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। विभिन्न स्थानों से आए बच्चों को एक साथ रहना सिखाना, वही मैंने कहा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बच्चों को एकता, विभिन्नता में एकता वाली बात है। बच्चों के लिए मनोरंजक सुविधाएं की पूर्णता का ध्यान देना, बिल्कुल हर एक हॉस्टल में आजकल ना टीवी आ गया है। जरूरी है कि बच्चों की हॉस्टल में कैमरा लगे, बट कैमरा के साथ साथ टीवी भी लगना चाहिए। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखना, कोई लड़ाई झगड़ा वाला माहौल नहीं, अच्छा माहौल, आगे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब दिन भर हॉस्टल में हल्ला हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी जवाबदेही बन जाएंगे जब हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे ना, स्टूडेंट बन जाएंगे, तो ये आपकी जवाबदेही बन जाएगी यार कि यार वहां पर माहौल अच्छा बने, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भी लगता होगा यार माहौल अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो अच्छा माहौल के लिए आप बिलासपुर छुट जाते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ने का एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो वो माहौल आपको बच्चों को भी वहां पर देना है। बच्चों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुनना, समझना तथा उनका निराकरण करना, बिल्कुल अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग प्रदेश से आएंगे ना, तो वहां पर आपको अलग अलग समस्याएं देखने को मिलेंगी, बहुत अलग अलग, कि सर मुझे ये हो रहा है, मुझे ये समस्या हो रही है। कोई बच्चा आएगा तो उसे होम सिकनेस होगी, मतलब उसको घर की याद आ रही होगी, तो आपको समझाना पड़ेगा कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा। बोले तो खेल संसाधन सामग्री प्रदान करना, ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं जो भी वहां पर जरूरत की चीजें हैं उसको आपसे मांग सके, और वही आपकी जवाबदारी कि आप उनका पूर्ति करेंगे। सकारात्मक वातावरण बच्चों के लिए रखना, ठीक है, जरूरी है कि मतलब बच्चा जो है ना वो एक प्रकार से हर एक चीज में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजे, उसको कहीं से नेगेटिव वाला माहौल जो है ना वो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो मेरी पूरी की पूरी स्लाइड है या फिर जो मेरी जो पूरी पीडीएफ है, वो मैंने कोशिश की है कि मैं इधर उधर से छांट के लाऊं, बट मैं जान रहा था कि यार ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा तो फिर मुझे भी ये चीज करने में मजा नहीं आएगा। तो उस ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने लिया है tribal.cg.gov.in, जो अपना विभाग है, जो मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले मैंने वहां पर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि वहां पर से मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, देखो स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास या आश्रम की स्थापना को मंजूरी दी है। अब क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि जहां पर अभी आप लोग यदि बिलासपुर, रायपुर और भिलाई वाले हैं ना, तो मैदानी इलाकों में बता रहा हूं उतनी समस्याएं नहीं है जितनी समस्या बस्तर और सरगुजा संभाग में है, क्योंकि यहां पर बेसिक एम्यूनिटीज यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी सामग्री है ना वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उनको पूर्ति करने के लिए यार आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ती है। साथ में देखोगे ना तो एक बड़ा आयाम जो हम चाहते हैं कि सर एजुकेशन का हो, उस एजुकेशन में एक चीज देखोगे कि यार इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं है, दूर है। और ये है ना कि अगर बच्चा मेरा दूर जाएगा तो सर वो वहां रहेगा कहां सर, इतना मेरे पास पैसा नहीं है सर, इतना मेरे पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, एक आर्थिक समस्या आती है बच्चों के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर कि सर बच्चे रहेंगे कहां। तो उन्हीं को अब ये भी ना होना कि यार बच्चा 8वीं तक पढ़ लिया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि सर अब हमारे स्कूल में है नहीं, और जो थोड़ा दूर है सर वो 25 किलोमीटर दूर है, और वहां पर सर ऐसा है ना कि वहां बच्चा रहेगा कहां, रोज आने जाने का साधन नहीं है सर, ट्रांसपोर्ट नहीं है सर। तो यार ऐसे कुछ चीजों को कम करने के लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल आती है कि हम हॉस्टल खोलते हैं जो कि गवर्नमेंट होगा, और वहां पर बच्चों को मिनिमल फीस में, या फिर ये भी है कि बिना 0 फीस के बच्चों को इवन छात्रवृत्ति भी दी जाती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम सोचो हॉस्टल में रहते हुए भी दी जाती है। प्रत्येक छात्रावास आश्रम में एक निश्चित संख्या शामिल होती है, मतलब कि यार या तो 50 बेड की होगी या तो 100 बेड की होगी,
गर्ल्स हॉस्टल होगा, बॉयज हॉस्टल होगा, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के हॉस्टल। अब छात्रावास के 3 स्तर, आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के होते हैं। ये 3 स्तर है। आश्रम जो होता है ना, याद रखना, वो केवल और केवल एसटी एंड एससी के लिए ही होगा। जो आश्रम मैं कह रहा हूं वो एसटी एंड एससी के लिए होगा। मोर प्रिसाइज टू भी कहूं ना, तो जो हमारी पीवीजीटी ग्रुप है छत्तीसगढ़ में, जो पीवीजीटी ग्रुप है, यानी कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जो आपको पता है कुल 7 है, जो कुल 7 है, उनके लिए भी आश्रम सबसे ज्यादा कार्यरत है फिलहाल। प्री मैट्रिक यानी कि भाई मैट्रिक यानी कि 10वीं, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद का। आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, तीनों में से कुछ आश्रम छात्रावास छात्राओं के लिए और कुछ छात्रों के लिए है। मतलब यहां पर यदि आप बेसिकली देखोगे ना, सबसे ज्यादा समस्या आती है बालिकाओं के लिए। मतलब जो भी बालिकाएं हैं ना, उनकी हमने सबसे ज्यादा समस्याओं को देखा है। तो इसीलिए मैं खुद कह रहा हूं कि मोर नंबर ऑफ हॉस्टल्स जो है वो बालिकाओं के ज्यादा है। मतलब जो लड़कियां हैं ना, उनके हॉस्टल सबसे ज्यादा है, ये मैं देखने को मिलता है। और इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है यार, लड़कियों के लिए हर एक चीज यहाँ पर बहुत कठिन है, तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं चलता हूँ आगे थोड़े अपने इस कॉन्सेप्ट पे, जहां पर मुझे पता चला कि यार ये आश्रम क्या है। तो मैंने कहा कि सर आश्रम जो है ना, आश्रम मेरे एससी और एसटी के लिए है। फिर मैंने कहा ये पीवीजीटीज के लिए है, पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, मतलब यार ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। और यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा ही होगा, और आपको पता है कि वो विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो कौन कौन सी है। और नहीं पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, मतलब प्री मैट्रिक मतलब यार वो 10वीं के पहले वाले, और फिर पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं के बाद वाले। अब छात्रावास में और कई लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो याद रखना प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के साथ साथ कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कर्मचारी पुत्र हॉस्टल भी होता है। कर्मचारी पुत्र का मतलब, अब यार देखो, मान लीजिए किसी के पिताजी रेलवे में काम करते हैं, किसी के पिताजी एसईसीएल में काम करते हैं, कोई एक सेंट्रल एम्यूनिटी है जहां पर काम करते हैं, एक केंद्रीय कंपनी है जहां पर काम करते हैं, तो वहां पर ना कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों के लिए, ताकि वो अच्छे से सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए इसके लिए भी उनके अलग अलग हॉस्टल होते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आश्रम के बारे में बता ही दिया। कर्मचारी पुत्र वाले को मैं नहीं बता पाया था, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि यार कर्मचारी पुत्र वाला भी एक अलग एंगल है, उसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए शासकीय अनुसूचित जनजाति, यहां पर ये अनुसूचित जनजाति मतलब ये एसटी के लिए है। आश्रम है, देखो ये आश्रम लिखा है, ये आश्रम लिखा हुआ है कि नहीं। अब ये आश्रम जो है देखेंगे तो आइए जशपुर में है। ठीक है, ये जशपुर के लिए। ये देखिए प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, मैंने कहा ना थोड़ा सा लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी भी है, ये जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के लिए है। ठीक है, थोड़ा और आगे देखेंगे तो ये देखो बालक कमार आश्रम कमार, आपको पता है कि पीवीजीटी ग्रुप में आता है, क्या आता है कि नहीं आता बताइए मुझे। पोस्ट मैट्रिक देखिए, प्री मैट्रिक के साथ मैंने कहा पोस्ट मैट्रिक भी देखिए जिला गरियाबंद में है। ठीक है, ये जो है जिला गरियाबंद में है। गरियाबंद में क्या, वो पर्टिकुलरली जो मैंने यहाँ पर पीवीजीटी ट्राइब लिखा है, ये जो कमार लिखा है, क्या ये लोग गरियाबंद में पाए जाते हैं? सोचिए थोड़ा सा, क्या लॉजिकली सही बात चल रही है? आश्रम में छात्रावास में क्या क्या सुविधाएं, ये जो फोटो है ना काल्पनिक है, इतने अच्छे हॉस्टल सरकारी हो नहीं सकते हैं, सरकार चाहे तो भी नहीं बना सकते। ये जो है मैंने केवल और केवल समझाने के लिए ली है, ताकि थोड़ा पढ़ते पढ़ते मन में अच्छा तो आए कि ऐसे जगह में हम काम करेंगे, बट एक्चुअली बता दे रहा हूं, काम जहां पर करोगे वहां के हॉस्टल ऐसे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। जनरली देखा गया है कि यार 100 बेड्स या 50 बेड्स, कई कई जगह आजकल 150 बेड्स भी हो गया बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हॉस्टल्स हैं जहां पर लड़के और लड़कियां अलग अलग रहकर पढ़ाई करते। सबसे पहला बेसिक एमिनिटी याद रखना, बेसिक नीड, सॉरी एमिनिटी नहीं है, बेसिक नीड ये है ना कि लड़का और लड़की का हॉस्टल अलग अलग रहेगा यार, दोनों को अलग अलग रहेगा, जरूरी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, सबसे पहले यार अच्छा बेड होना चाहिए, अच्छे वॉशरूम्स होना चाहिए। वॉशरूम्स जनरली देखा गया है कि एक कॉमन वॉशरूम होता है। ठीक है, आप जहां भी हॉस्टल में रहे होंगे कॉमन वॉशरूम होता ही है, और फिर नहीं है तो फिर यदि एक 4-5 लोगों के लिए एक साथ वॉशरूम को दे दिया जाता है। स्वच्छ पेयजल की सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बिगड़ेगा ना तो फिर याद रखना बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो ये जरूरी है। मेडिकल रूम होना एक नीड है, होना चाहिए, एक मेडिकल रूम होना ही चाहिए। साथ में कैंटीन या फिर मेस जो भी हो, एक मनोरंजन के लिए मैंने यहाँ पर टीवी वाला बना दिया है। मेरे हॉस्टल में तो एक टीवी रूम था, तो मैंने बना दिया है कि क्या पता आप लोगों को मिल जाए। छात्रावास अधीक्षक है कौन? छात्रावास अधीक्षक एक्चुअल में वो व्यक्ति है जिसको ट्राइबल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि जो मेरा जनजाति आदिम जाति विकास विभाग है, जनजाति एवं जाति विभाग है, वो आपको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। छात्रावास के सुचारू संचालन हेतु विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया महिला या पुरुष। आपको पता है कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो आयुक्त के स्तर पर होगी। ठीक
ठीक है, मतलब भैया जो आयुक्त रहेंगे वो आपको नियुक्ति करेंगे। डेफिनेटली आप व्यापम से एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे। अब व्यापम का काम आपको नियुक्ति करनी है, व्यापम का एग्जामिनेशन केवल एग्जामिनेशन कराना है, परीक्षा कराने के बाद वो परिणाम सुना देगा और जो टॉप का रैंकर्स रहेगा वो उस विभाग को दे देगा कि यार ये सभी बच्चे हैं, इनका आप डीवी करा लीजिए। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन करा लीजिए और फिर आप उन्हें नियुक्ति दीजिए। तो आपको फिर आयुक्त जो है आपकी नियुक्ति देगा कि यार आपको किस जिले में पोस्टिंग देना है, वो पूछेगा नहीं, वो देगा। क्या पता किस्मत अच्छी रहे तो पूछ भी ले आपसे। अब छात्रावास अधीक्षक या फिर जो आप बनने वाले हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या आप हॉस्टल वार्डन, आप जो भी कहें, वो एक स्थानीय पालक की तरह होते हैं। वो एक लोकल गार्जियन है यार। लोकल गार्जियन इसलिए है ना क्योंकि देखो बच्चे जो है ना इस वक्त अपने माता पिता से बहुत दूर है। उनके लिए जो अभी सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जो उनकी बातों को समझ सकता है, जो उनको समझेगा, वो व्यक्ति केवल और केवल आप हैं। तो इसीलिए हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी को ये मान के चलिए कि आपके बच्चे के मनोविज्ञान को, मतलब बच्चों के आपके जो मनोविज्ञान है ना, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। यदि आप उस मनोविज्ञान को नहीं समझोगे, बच्चों को नहीं समझोगे ना, थोड़ा दिक्कत जाएगा। और खैर हालांकि माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप जैसा माहौल आप बनाएंगे वैसा माहौल वहां पर बनेगा। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर जाएंगे ना कि यार हॉस्टल वार्डन जाके रहूंगा, बच्चों के बीच में रहूंगा, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा। तो याद रखना, बच्चे अगर स्ट्रेस कम करते हैं तो वही बच्चे आपको जीवन में स्ट्रेस दे भी सकते हैं। घर से दूर एक माता पिता, एक दोस्त है, एक गार्जियन है, केयर टेकर है। मैंने कहा ना कि माता पिता दूर हैं तो उनके बीच में आप उनके दोस्त भी हो, आप उनके माता पिता भी हो। सही गलत का निर्णय, नैतिक विकास, मैंने कहा विकास के आयाम, तो नैतिक विकास भी आप ही सिखा रहे होगे। आप उनके गार्जियन है, कुछ भी होता है ना तो आपकी जवाबदारी बनती है कि क्यों, आप केयर टेकर हैं। बच्चों की तबीयत खराब होती है तो आपका ये काम बनता है कि आप उनको फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड करें या जो भी चीज जो उनको जरूरत है वो आप कराएंगे। ये देखो, ये मैंने फिर से अगेन मैंने कहाँ से ले आया, तो मैंने ले आया इसको वापस से अपने डिपार्टमेंट के जानकारी वाले सेक्शन से। प्रदेश में विभाग द्वारा अनुसूचित जाति SC ST SC एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक छात्रावास 1675, सोचिए 1675 टोटल हमारे पास प्री मैट्रिक छात्रावास है। पोस्ट मैट्रिक देखिए कितने हैं, 457। इस प्रकार कुल 2132, जिसमें स्वीकृत सीट देख रहे हैं आप कितनी है, 1,13,482। इतने लोग अभी हॉस्टल में रहते हैं। इतने लोगों का खाना जो है, इतने लोगों का रहना जो है, इतने लोगों का जो भी समस्या का समाधान है वो गवर्नमेंट निराकरण करती है। और सोचिए इन सभी के लिए आप सोचोगे ना तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी होगी, तो नहीं, इनको संभालने वाले बहुत कम लोग हैं। आपको पता है कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत थी ना स्कूल शिक्षा का, जो ट्राइबल, देखो स्कूल शिक्षा भी ई और टी में बटा हुआ है। जो ट्राइबल वाला था ना पहले वो इसी विभाग के अंतर्गत आता था, फिर उसको हमने हटाया, मतलब मैंने नहीं, मतलब विभाग ने फिर हटाया, क्योंकि हम चाहते थे शिक्षा में एकरूपता आए, तो हमने दोनों विभाग को मर्ज कर दिया शिक्षा विभाग में। पहले शिक्षा का जो संचालन है, जो इन ट्राइबल ग्रुप्स में, ट्राइबल एरियाज में, उसका भी संचालन ना यही ट्राइबल विभाग करता था। और आज भी आप अगर कभी कोई आपका दोस्त यदि बस्तर सरगुजा में पोस्टिंग पाया होगा, उससे पूछना कि उसको एक ना एक बार पूछे होंगे, अगर वो बहुत पिछड़ी जगह में रह रहा होगा ना फिर बहुत ज्यादा, तो उसको एक ना एक बार पूछे होंगे कि यार कि तू प्रबंधक बनना चाहेगा क्या, प्रबंधक यानी कि अधीक्षक हॉस्टल स्टूडेंट बनना चाहेगा क्या, ऐसे करके पूछते हैं, क्योंकि आज भी उसकी कमी है, इसलिए तो वैकेंसी निकाली गई है, कमी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आश्रम, प्रदेश में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग 1225 आश्रम संचालित हैं। देखो अब जैसे ही देखो, अब यहां पर मैंने एक ट्रिक है, छात्रावास मैंने जब कहा, तो छात्रावास जब मैंने कहा ना, तो यहां पर एक शब्द था अन्य पिछड़ा वर्ग, वो था। लेकिन देखो आश्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आश्रम जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो आश्रम अलग 84,208 है। ठीक है, आश्रम में स्कूल के साथ साथ आवासीय सुविधा, आवासीय को मैंने थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया था कि आवासीय से आप क्या समझेंगे, आवासीय का मतलब क्या क्या चीज हो सकता है, क्योंकि वहां दिन भर रहने के साथ खाना पीना सभी प्रकार की सुविधाओं को दी जाती है। फिर आता है सबसे बड़ा टॉपिक, सर मेरा छात्र कौन होता है। देखो हर एक जगह में आप देखोगे कि यार यहाँ पर बात जो है ना वो छात्र की होती है। यहाँ छात्रावास में जो शब्द है वो छात्र है, तो छात्र एक्चुअल में होता कौन है। आरटीई के तहत अगर जाओगे, मतलब आरटीई कहने का मतलब क्या है, आरटीई कहने का मतलब ये भैया कि राइट टू एजुकेशन 2009 वाला जो एक्ट है उसके तहत जाओगे तो समझ में आएगा कि सर हर कोई बच्चा जो अपने विकास के 14 साल से कम उम्र में है उसको मैं बच्चा लेता हूं, उसको मैं छात्र लेता हूं, छात्र छात्रा लेता हूं। और यहाँ पर छात्र कहने का मतलब किसी एक लिंग को नहीं है भैया, मैं कह रहा हूं ना यार, वो बॉयज की बात कर रहे हैं और वो गर्ल्स की भी, यानी कि वो लड़का और वो लड़की दोनों की बात कर रहे हैं। छात्र से तात्पर्य उन बच्चों से है जो किसी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय स्थानीय शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहे हैं एवं विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रम में निवास के लिए अनुमति प्राप्त हो। अब यहां पर जो छात्र है, वो छात्र जो रह रहे हैं छात्रावास में, छात्र जो शब्द है वो कौन है, तो यार वो किसी गवर्नमेंट, अब देखो अब बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कोई हॉस्टल में तभी रहेगा जब वो किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया रहेगा। कोई अपने मजे के लिए थोड़ी हॉस्टल ले लेगा यार कि तैयारी करना है। लेकिन याद रखना इसके लिए भी एज फैक्टर है, अलग अलग आयु है, मतलब उस निर्धारित आयु के बच्चे ही उस पर्टिकुलर हॉस्टल में पढ़ते हैं। जैसे
कक्षा पहली से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की पढ़ाई तक अधिकतम 23 वर्ष तक पूर्ण होती है। आप देखते हैं, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन, अगर 12वीं जो है उस बच्चे का 18 साल में हो गया, और अगर वो 3 साल का वो अगर ग्रेजुएशन करता है तो 21 हो गया, और अगर वो 2 साल का पीजी करता है 23 साल का। लेकिन ऐसा देखा था ना कि गांव में जरूरी नहीं यार वो 6 साल का हो तो पहली क्लास में। अब कई बार ऐसा होता है कि यार वो 8 साल का हो गया तब भी वो पहली में एडमिशन कराना पड़ा। कुछ भी कारण हो सकता है यार, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया या फिर उसको वो पर्याप्त संसाधन सुविधाएं नहीं मिली तो लेट में हुआ। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा लेट करके हमने क्या किया, उसको 25 वर्ष की उम्र तक छात्रों को ही छात्रावास में प्रवेश की पात्रता होगी। एनीवन हु इज अबव 25 ईयर्स प्लस ऑफ एज, उसको यार छात्रावास में रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला कार्य करेगा। उसके लिए फिर मतलब एक्चुअल में प्रावधान ही नहीं है, उनको रखना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि एक्चुअल में बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो छात्रावास में सम्मिलित श्रेणी, मैंने पहले ही कह दिया कि यार छात्रावास, यहां पर मैंने फिर से वही चीज को हाईलाइट किया कि ये दोनों आश्रम है, लेकिन ये जो है वो केवल छात्रावास है। मतलब ओबीसी वाले जितने बच्चे हैं भैया, वो याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए केवल और केवल हॉस्टल है। बट जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, हम सभी जान रहे हैं अच्छे से, ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इनके लिए आश्रम की भी अलग से सुविधाएं की गई है। अन्य वाले कॉन्सेप्ट के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है ना कि यार देखो, अब छात्रावास में कैसे होता है कि मान लिया जाए कि कोई, अगर आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा होगा, चलो थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये जरूरी हो जाता है, मुझे, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी हो जा रहा है। अब देखो यहां पर देखोगे ना तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है क्या, अजा, मतलब कि भैया अनुसूचित जनजाति। ठीक है, पर्टिकुलर लिखा हुआ है, कमार आश्रम पर्टिकुलर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखोगे ना तो अब क्या हुआ कि वो मेरा फैक्टर आ गया ना कि सर वहां पर लिखा हुआ है कि यार वो जो आश्रम है वो एसटी के लिए है। चलिए ठीक है, वो एसटी के लिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसा है ना कि अब 90% की जो सीट है, मतलब वहां जो अगर 100 सीट है, अगर 100 बेड है तो 100 बेड में 90 बेड एसटी वाले बच्चों के लिए ही आरक्षित है। बाकी का जो 10% सीट है, बोले तो जो 10 सीट है, वो फिर जो भी अगर कोई एससी बच्चा है वहां पर, कोई ओबीसी बच्चा है वहां पर, या फिर कोई माइनॉरिटी वाला बच्चा है जो एक्चुअल में वहां पर आ चुका है, और 10% सीट ना उनके लिए भी आरक्षित है यार। ठीक है, ऐसा है कि 90% चांस ये रहता है ना कि अगर वो 95% भी भरा रहा है ना तो कोशिश करेंगे कि हम उनको दे दें, लेकिन मैक्सिममली 90% सीट, 90 सीट तो उनके लिए आरक्षित रहेगा ही। और वो 10 सीट में फिर हम क्या करते हैं, बाहर से जो बच्चे जो हमको लगेगा हम उनको लाने की वहां पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक एस्पेक्ट हो गया जो मुझे बताना जरूरी हो गया था। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में संधारित किए जाने वाले कौन कौन से अभिलेख, अब धीरे धीरे जो मेरा छात्रावास में जो मैनेजमेंट की जो बात होती है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा कि ये कैसे आ रहा है। छात्रावास में यदि आप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पर आप चयनित हो जाते हैं, भगवान करे आपका सभी का चयन हो जाए जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको बहुत सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जो नए शिक्षक वाले भर्ती हुए ना उनसे पूछेगा कि कितना डाक बनाना पड़ता है, कितने अलग अलग फाइल्स को देखना पड़ता है। वैसे ही आपको भी जब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनेंगे ना तो आपको लग तो रहा होगा कि राजा नौकरी पा जाऊंगा, लेकिन याद रखना हर एक राजा नौकरी के पीछे एक युद्ध है, और वो नौकरी करते समय भी एक युद्ध ही है। छात्र छात्राओं का प्रवेश कक्ष आवंटन रजिस्टर, सबसे बड़ा रजिस्टर यही है कि यार जो भी बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लिए हैं वो मेरा सबसे बड़ा रजिस्टर होगा। मतलब जानकारी उसमें पूरी हर एक चीज की, उसमें जानकारी उनके माता पिता का कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर, हालांकि फोन्स तो अलाउड होते नहीं है स्टार्टिंग में, आजकल अलाउ करने दिया जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर, यार फर्नीचर एवं अन्य सामग्री, स्टॉक हर एक चीज का, चाहे वो रैक हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे पंखा हो, जो भी चीजें उस शासन के द्वारा दी जा रही हैं, उन सभी का जो भी चीजें जो शासन के द्वारा दिया जाता है उन सभी चीज का स्टॉक को मेंटेन किया जाता है कि यार वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं। शासन हर चीज देने की कोशिश करता है, समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और वहां पर देखा जाता है कि यार इनमें इन चीज की कमियां हैं, खेल सामग्री कमी है तो फिर स्टॉक भिजवाएगा खेल का, यहाँ पर देखेगा खाने की कमी है और अच्छे राशन की कमी है तो स्टॉक में फिर राशन भरवाएगा। अन्य शासकीय अशासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का रजिस्टर, हाँ जरूरी नहीं है ना कि अब वहां पर आप ही हो, आप जो बन के जाने वाले हो हॉस्टल वार्डन ना, आप बन के जाने वाले हो श्रेणी द, क्या बन के जाएंगे, श्रेणी द। फिर यहां से आपका जो प्रमोशन होगा वो श्रेणी स में होगा, जो शायद पिछले वालों का अभी तक चल रहा है प्रक्रिया, तो आप श्रेणी द से स में जाएंगे। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के बाद आपका कोई एक जिला स्तर पर कोई अधिकारी होगा, जिला स्तर का अधिकारी होने के बाद आपका एक संभाग स्तर पर होगा, जिसे आप एक्चुअल में क्या कहते हैं, आप आयुक्त कहते हैं।
ठीक है। और फिर वहां से उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा होगा जो एक्चुअल में इस विभाग का सचिव होगा, जो रायपुर मंत्रालय में बैठता होगा। फिर उसके ऊपर आपको पता है मंत्री है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए मुझे कि यार इस विभाग का मंत्री कौन है? मतलब ये जो मैंने कह रहा हूं ना इतने देर से कि ये मेरा ट्राइबल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस विभाग का मंत्री कौन है? हिंट देने के लिए मैं आपको बताता हूं, इस मंत्री का नाम में नेता है। इस मंत्री के नाम में नेता है, और इस चीज को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो मंत्री का नाम वर्तमान में कौन है, आज के डेट में, एज एन ऑफ टुडे 11 अगस्त 2024 में वो व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टॉक रजिस्टर में थे यार। ठीक है, उसके बाद अवकाश पंजी, मतलब जो जितने भी बच्चों की छुट्टियां, अच्छा अवकाश में बच्चों को भी अवकाश दी जाती है क्या? बच्चों के अवकाश दिए जाने के ना नियम साफ साफ बताता हूं, नियम क्या है बच्चों को अवकाश देने के लिए। ऐसा है कि एक तो यार सबसे बड़ा जो समस्या ये है कि सर उनको भी अवकाश मिलता है। हाँ मिलता है भाई, सबको मिलता है। तो यार अगर मान लो जाए कोई त्योहार आया, ठीक है, कोई त्योहार आया, मान लो दीपावली आ गया। अब दीपावली मान लो इस बार अगर मान लो कि 30 तारीख को है, 30 अक्टूबर को है। अब 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर 31 का महीना है, तो यार उसको ना कैसे भी करके 6 नवंबर के पहले वापस वहां पर हॉस्टल में एंट्री कर लेना है, वरना उसके लिए वो दिक्कत खड़ा कर देगा कि फिर उसका जो निरस्तीकरण का प्रक्रिया चालू हो जाएगा कि अभी तक ये आया नहीं। अगर वो मेडिकल इनकेस इमरजेंसी में नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल है, फिट फाट है और नहीं आ रहा है तब तो दिक्कत है। उसको 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर वापस से हॉस्टल में आना पड़ता है, आपसी सहमति से। मतलब भैया वार्डन से अच्छा बना लो, मतलब आपसे कोई अच्छा बना लेगा, बोलते ना सेटिंग हो गया मेरा, तो वही वाला हिसाब है। अगर वो ठीक रहा तो वो भी थोड़ा सा मामला जो है सुधर जाता है। लेकिन जो सरकारी जो वो है मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली ये है कि आकस्मिक अवकाश मिलता है। आकस्मिक अवकाश मतलब यार कैजुअल लीव, तबियत खराब हो गया तो फिर वो हॉस्टल वाले फिर आपको 10 दिन का साल में आपको दे सकते हैं। फिर यार अगर स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य खराब के लिए फिर अगेन वो आपको 30 दिन का जो छुट्टी है वो एक हॉस्टल में एक वर्ष में दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक सवाल बताएंगे आप लोग कि ये जो हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल का जो संचालन है यार, हॉस्टल का जो संचालन है, वो हॉस्टल का संचालन कैसे होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्टल का जो संचालन होता है ना, वो एक निश्चित शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है। अब देखो यार, मैंने क्या है ना, हर चीज को यहां पर लिख के नहीं रखा है। लिख के इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहां पर मैं कुछ चीजों को लिखकर दिखाना चाह रहा था। लिखकर दिखाने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में इमेज बनती जाती है। यहां से पहले लिखा हुआ रहता है ना, तो कई लोग लिखा हुआ को पढ़ के इग्नोर करते हैं क्या बोल रहा है व्यक्ति। शैक्षणिक वर्ष का मतलब क्या है कि यार जो मेरा जून से स्कूल चालू हुआ अप्रैल तक चलता है, मई जून तो छुट्टी है, एक्चुअल में ये 16 जून से चालू होता है, या फिर जैसे इस बार 22-23 जून से हुआ, हर बार अभी हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है तो। बट ये मेरा एक शैक्षणिक वर्ष है। शैक्षणिक वर्ष का कहने का मतलब है ये मेरा एक एजुकेशनल ईयर है, इसी बीच में ही पढ़ाई होती है। अब जब पढ़ाई इसी बीच में होगी तो एडमिशन छात्रावास में या फिर रहने का जो प्रावधान है वो इसी वर्ष में ही है, इन्हीं महीनों में ही है। देखोगे तो एक्चुअल में केवल और केवल 10 महीने ही आपको हॉस्टल में बिताना है। उसके अलावा उससे ज्यादा आप हॉस्टल में बिता सकते नहीं है। 10.5 महीना बिता लेंगे कभी कुछ एग्जामिनेशन फंस गया तो, वरना इससे ज्यादा आप उस हॉस्टल में बिता नहीं सकते यार, क्योंकि उसकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक शैक्षणिक उद्देश्य से हॉस्टल है ना, इसीलिए। अब थोड़ा और आगे चलता हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा आप लोग कहीं लिख रहे होंगे। यदि इस पीडीएफ को तो मैं टेलीग्राम में दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य पंजी रजिस्टर है, कुछ और जरूरत पड़ गई तो आपको पता नहीं है, बट वहां बहुत सारे निरीक्षण करता आते हैं, कोई अधिकारी आता है तो उनके लिए भी एक पंजी अलग से होती है कि इस दिनांक को ये निरीक्षण करता आया, वो आयुक्त आया, वो जिला स्तर पर वो जिलाध्यक्ष आया, उपाध्यक्ष आया, पंचायत का कोई सचिव आ गया, विधायक जी आ गए, तो ये सभी चीज के लिए वहां पर रहता है। छात्रावास आवंटन समिति की भैया किसको कौन सा रूम मिला, कौन सा बेड मिला, कौन सा अपर मिला, लोअर मिला, फ्लोर मिला, प्रीफेक्ट की नियुक्ति। प्रीफेक्ट्स कहने का मतलब क्या है कि यार हॉस्टल के अंदर भी हम चाहते हैं ना कि यार कोई संचालन करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा उनमें से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करूं। विकास के आयाम में एक क्वालिटी तो मेरी लीडरशिप की भी होगी, तो उसकी बात हो रही है। मेस का संचालन भी आप ही को करना है। संचालन कहने का मतलब ये नहीं कि खाना बना रहे हो, ये कि यार गुणवत्तापूर्वक खाना मिल रहा है कि नहीं, सुरक्षा एवं सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था की एटलीस्ट में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो हो। बाकी सब चीजें चलो बाद में देख भी लेंगे, कम से कम एक फर्स्ट एड बॉक्स तो रहे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि छात्रावास में प्रवेश हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रवेश समिति का गठन, देखो छात्रावास में छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया जाता है, और वो किन कारणों के लिए किया जाता है? तो यार एक तो नवीन छात्रों को प्रवेश देना, मतलब जो नए छात्र हैं यार, जो मान लो जाए कोई 5वीं तक अपने गृहग्राम में पढ़ा, फिर 6वीं से वो आ गया प्री मैट्रिक आश्रम में या फिर प्री मैट्रिक छात्रावास में आ गया, तब उसकी नई एंट्री करना है तो प्रवेश समिति उस चीज का फिर डिसाइड करता है कि कौन रहेगा, कैसे रहेगा। फिर यार उसके लिए भी अलग तो फिर प्रवृत्ता सूची बनाई जाती है, मतलब मेरिट लिस्ट। इंग्लिश वालों के लिए भैया, हिंदी वालों के लिए भी मेरिट लिस्ट या फिर प्रवृत्ता सूची।
जहां पर देखेंगे अब भैया सबको हॉस्टल में रहने का मौका नहीं मिलता। आप अगर एनआईटी और आईआईटी वाले कोई अपने दोस्तों से पूछोगे ना, तो बताएंगे यार कि ज़्यादा रैंक वाले को जल्दी हॉस्टल मिलता है और कम रैंक वाले को बाद में हॉस्टल मिलता है। ये समस्या हर जगह है। बिल्कुल, जो अच्छा पढ़ेगा उसकी कदर तो हर जगह होनी है। छात्रावासों पर सामान्य नियंत्रण रखना और नवीन छात्रों को प्रवेश देना, ये प्रवेश समिति का गठन है और ये उनका कार्य है। तो भैया वो सभी चीज़ों को करेंगे जो भी होगा। मतलब ये डिसाइड करते हैं ना कि यार अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दो टाइप की मैं चीज़ों की बात करता हूँ, थोड़ा गौर से समझिएगा और देखिएगा। यहाँ पर से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए या फिर ना भी आए। समस्त आदिवासी विकास खंड, यानी कि जितने भी ट्राइबल ब्लॉक है, जितने भी मैंने क्या कहा ट्राइबल ब्लॉक है, और ये यार ये जो है ये नॉन ट्राइबल ब्लॉक है। ट्राइबल ब्लॉक में कौन कौन सी जगह आएंगे, तो ट्राइबल ब्लॉक में याद रखना पूरा का मेरा पूरा बस्तर, पूरा का पूरा सरगुजा, सम एरिया ऑफ कोरबा, सम एरिया ऑफ पेंड्रा, या फिर पूरा बस्तर या पूरा कोरबा या फिर पूरा पेंड्रा, ये सभी को आप ले सकते हैं। सम एरियाज ऑफ गरियाबंद, कुछ ऐसा विकास खंड है जहां पर बोला जाता है कि भाई वो आदिवासी है, लेकिन विकास खंड संपूर्ण तरीके से यदि मुझको देखना होगा ना, तो संपूर्ण विकास खंड बस्तर के, संपूर्ण विकास खंड सरगुजा के, संपूर्ण विकास खंड कोरबा के और पेंड्रा के, ये सभी लगभग लगभग मेरे ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं। मोस्टली 99% ये ट्राइबल क्षेत्र में आते हैं। फिर आपका जो मैदानी इलाका है, जो कि मेरा रायपुर है, बिलासपुर है और जो दुर्ग है, ये सभी मेरे नॉन ट्राइबल विकास खंड यानी कि ब्लॉक में आते हैं। टोटल 146, शायद 146 टोटल विकास खंड है, आपको पता है। तो शायद आपको पता होगा कि शायद हमारे पास कितने विकास खंड आदिवासी है, तो वो 85 विकास आदिवासी है। समझ में आया कि 50% से ज़्यादा जो मेरा विकास खंड है भैया वो मेरा आदिवासी के अंतर्गत आता है। ये डाटा को आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ, सही है कि नहीं है, ये आप लोग देख लेंगे कि यार इतने हैं कि नहीं। स्टार्ट करता हूँ अगेन टू द कमिंग टू द फैक्ट्स कि मैं क्या सही क्या गलत पढ़ा रहा हूँ। चलिए, समस्त आदिवासी विकास खंड क्या होगा कि यहां पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, यहां पर सदस्य की नियुक्ति होगी और सदस्य सचिव की नियुक्ति होगी। गैर आदिवासी वाली में एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 2-3 सदस्य, देखो 3 सदस्य और यहां पर एक सदस्य सचिव। यहां पर एक ही सदस्य था, यहां पर क्या हुआ मेरा सदस्य कहने का मतलब भैया यहां पर अलग अलग प्रकार, यहां पर 2 सदस्य, ठीक है, एक ये है और एक 2 है, और यहां पर आप देखेंगे कि 3 अलग अलग है। अध्यक्ष जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, देखो अब जनपद पंचायत से कोई व्यक्ति जो है, जो कि मेरा अध्यक्ष बना है, वो अध्यक्ष शिक्षा समिति बनेगा, जो कि आदिवासी विकास खंड की बात है, जैसे कि बस्तर वगैरह में। तो वहां जो जनपद पंचायत का जो मुखिया होगा, जनपद पंचायत जो इलेक्टेड मेंबर्स या फिर जो पंच लोग जो चुनकर जो जाते हैं, वहां पंचायत का जो भी पंच होगा या फिर मुखिया होगा, सरपंच होगा, उन सभी के द्वारा उनको अध्यक्ष बनाएंगे। सदस्य के लिए वरिष्ठम प्राचार्य या फिर उस विकास खंड के, उस विकास खंड मुख्यालय में जो भी उच्च माध्यमिक शाला होगा ना, वहां का जो वरिष्ठतम प्राचार्य होगा, जो भैया एजेड होगा, जो उसको काफी एक्सपीरियंस होगा, उसको भैया हम बनाएंगे सदस्य बनिए सर आप हमारे आदिवासी विकास खंड के हॉस्टल के सुचारू रूप के संचालन के लिए। क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिनिधि, प्रतिनिधि हर एक चीज के लिए, इलेक्शन के टाइम में भी प्रतिनिधि भेजते हैं वो, हर एक स्कूल में भी अपने प्रतिनिधि को रखते हैं वो लोग। अब वैसे ही वो लोग क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक प्रतिनिधि बनाएंगे जो एक्चुअल में देखरेख करेगा ना यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। एक सरकारी व्यक्ति भी होना चाहिए ना, सरकार का व्यक्ति भी, सरकारी नहीं है वो, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति होना चाहिए ना जो देखरेख कर रहा होगा। सदस्य सचिव एक एक्चुअल में अच्छा बड़ा पोस्ट है, जहां पर जो बीओ साहब है वो रहते हैं, मतलब विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जो भी विकासखंड, जैसे वो विकासखंड की बात हो रही है तो वहां पर जो शिक्षा अधिकारी है वो रहते होंगे। गैर आदिवासी विकासखंड, जो कि एक्चुअल में थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में भी आता है, ठीक है, तो वहां पर भैया अध्यक्ष मेरे डायरेक्ट डीएम साहब है। डीएम साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कि कलेक्टर साहब की बात हो रही है, या फिर उनके द्वारा कोई नामांकित प्रतिनिधि हो सकता है ना, कि वो किसी एसडीएम या फिर तहसीलदार को वहां का एक प्रतिनिधि बना दे, हो सकता है किसी एसडीएम को बना दे, किसी डीएसपी को नहीं बनाते हैं, एसडीएम को बना दे, या फिर वो किसी तहसीलदार को बना दे, ठीक है, एक मिनट, या फिर किसी तहसीलदार को बना दे, तो वो दोनों भैया वहां के प्रतिनिधि बन जाएंगे। उसके बाद देखिए कि सदस्य में कौन है, अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला पंचायत, ये जो यही व्यक्ति जो है, जो यहाँ पर अध्यक्ष है, यहाँ पर सदस्य बन गया। एससी एसटी कोटा का जो विधायक है, एससी एसटी कोटा को विधायक करने का मतलब है कि भैया जिला कलेक्टर क्या करेगा, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के एक विधायक को वहां का सदस्य भी नियुक्त करेगा, क्योंकि भैया वो उनके डिपार्टमेंट, वो मतलब उसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं, तो भैया वो उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। नियुक्ति कौन करेगा, याद रखना, वो डीएम ही करता है, ठीक है, मतलब वही डिसाइड करता है कि ये रहेंगे करके। सदस्य में यहाँ पर देखो बीओ था, यहाँ पर सदस्य सचिव में बीओ था, यहाँ पर सदस्य में डीओजी आ गए, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, जो सभी विकास खंडों को मिलाकर जिला के अंतर्गत जो डीओ साहब होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। उसके बाद सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मंत्रालय के जो सहायक आयुक्त होंगे
मतलब असिस्टेंट कमिश्नर जो होंगे वो भैया वहां पर सदस्य सचिव होंगे। देखिए कितना बड़ा पद है, ठीक है। याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यार आप श्रेणी द से श्रेणी श्रा में जाएंगे, याद है। मतलब अभी आपकी जो नियुक्ति है वो आपका डी लेवल पे होगा, फिर आप सी लेवल पे जाएंगे, फिर आपका कोई जिला स्तर पर कोई अधिकारी मिलेगा, जिला के बाद संभाग का स्तर का जो अधिकारी मिलेगा वो मेरा कौन है, वो मेरा आयुक्त है। तो बोल रहे हैं कि सहायक आयुक्त, मतलब जिला और संभाग के बीच में एक अधिकारी होगा, वो मेरा कौन होगा, वो मेरा सहायक आयुक्त होगा। ये उसी की बात हो रही भैया कि वो व्यक्ति सोचो आपका सदस्य सचिव में रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यार, मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे ये जो मेरा एडमिशन की प्रक्रिया, छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रावधान है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन मजा आ रहा होगा, सेशन मजा आ रहा होगा, और अगर तुम लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे होगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। छात्रावास में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो यार ऐसा ना कि प्रवेश तिथि कब होगा, तो यार मैंने कहा ना कि जो पूरा जो शिक्षा का जो है वो मेरा पूरा का पूरा शिक्षण वर्ष की बात होती है, याद है। तो यार यानी कि वो जो मेरा शिक्षण सत्र है जब वो प्रारंभ होगा तो मेरा प्रवेश तिथि भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही शिक्षण सत्र प्रारंभ होगा वो भी हो जाएगा। अंतिम तिथि कब होगा, तो यार अंतिम तिथि जनरली ना देखो स्कूल में जब एडमिशन होती है ना तो वो हम देखते हैं कि यार वो सितंबर में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर उस धोखे में मत जाना, सितंबर में होगा। यहां पर वो जो भी उस एरिया का सहायक आयुक्त रहेगा वो डिसाइड करेगा कि हमें एडमिशन कब तक लेना है और कब तक देना। अब सीटों के मतलब सीट कितने फुल हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तभी तो ये सहायक आयुक्त जो है वो डिसाइड करते कि सीट बचा हुआ है, कुछ दिन विंडो को और खोल दो, कुछ दिन और एडमिशन हो जाने दो। फिर एक होता है ना कि मतलब अगर नवीनीकरण का क्या प्रक्रिया है, तो यार वहां पर सादे कागज पर आवेदन पत्र क्या करते हैं कि जो भी आपका, अब देखो नवीनीकरण के लिए क्या है ना कि एडमिशन तो पहले हो चुका है पुराने वाले में, तो फिर नवीनीकरण के लिए हम लोग उसको बहुत कुछ करेंगे, उसके लिए भैया एक आवेदन पत्र बना लेंगे, ठीक है, जो कि निर्धारित प्रपत्र पर रहता है। मतलब एक लास्ट डेट डिसाइड होगा, ठीक है, लास्ट डेट डिसाइड होगा, और लास्ट डेट डिसाइड होने से पहले आपको उस फॉर्म को भर के, जैसे एग्जामिनेशन के लिए भरते हैं वैसे ही भर देना है, और आपका नवीनीकरण हो जाएगा कि सर पिछले साल भी मैं इस हॉस्टल में था, इस साल भी मैं इस हॉस्टल में रहना चाहता हूं, तो उसके लिए आप नवीनीकरण यानी कि नया एक फॉर्म भर के आप उसको दे देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जरूरी है। प्रवेश हेतु दस्तावेज, अब देखो अब इन सभी चीज के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ उसके लिए, है ना, थोड़ा सा नोट बता देता हूँ। नोट ये है ना कि मतलब अगर ये मेरे को पता चल गया कि सर मेरे को छात्रावास में एडमिशन लेना है, छात्रावास में अगर एडमिशन लेना है तो याद रखना कि वहां पर किसी ना किसी, जहां पर आप छात्रावास है उसके करीब में, उसके आसपास में जो भी स्थानीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाना अनिवार्य है। अगर वहां पर कोई स्कूल में एडमिशन नहीं है, कॉलेज में एडमिशन नहीं है, तो छात्रावास में रहकर क्या करोगे भाई, छात्रावास में रहकर कोई मतलब है क्या, कोई मतलब ही नहीं है। शासन तुम्हारे पर खर्चा क्यों करेगा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। ये वही कहने की बात है कि यार अगर तुम्हारा आसपास कोई कॉलेज में स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको फिर वो हॉस्टल जो है वो आपको रखना चाहेगा ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो आपको पता है कि यार बहुत सारे, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है भैया, उसका बेसिक हमारा पहचान आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका जो निवास है, निवास के बिना हो पाएगा क्या, निवास के बिना हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद ना एक ये चीज है ना कि आपको ये बताना पड़ेगा, अब देखो सरपंच लिख के दे देगा तो भी ठीक है, या फिर वहां का कोई भी जनप्रतिनिधि लिख के देगा तो भी ठीक है, कि आप जहां पर रहते हैं वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी, मतलब कोई भी शिक्षण संस्था संचालित नहीं, कोई भी शिक्षण संस्था, भैया शिक्षण संस्था संचालित नहीं है तभी तो दूर पढ़ने आए हो, और दूर पढ़ने आए हो तभी तो आपको हॉस्टल देंगे, ठीक है। कोई भी संचालित नहीं है, ये आपका सरपंच जो है या फिर आप कोई भी जो जनप्रतिनिधि होगा वो आपको लिखकर देगा, संचालित ना होने का प्रमाण, ठीक है, ये भैया आपको वहां पर देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर मैंने यहां पर बता भी दिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये मजा आ रहा होगा। और उसके बाद ना जनरली 6वीं क्लास से नीचे बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यार निरस्तीकरण होता है क्या सर, मतलब ये बोलते हैं कि सर क्या वो ये भी हो सकता है क्या कि बच्चा जो है उसको हॉस्टल से निकाला जाए। बिल्कुल, क्या क्या कारण हो सकते हैं, अरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले भैया आपने फेल हो गए, आप क्या किया, आप एग्जामिनेशन में फेल कर गए, तो वो भैया आपको इतना, सरकार इतना वो नहीं है आपके लिए
कि भैया आप फेल भी हो रहे हो फिर भी आपको सरकार बोल रहा है अरे ठीक है तू उसी हॉस्टल में रहकर तैयारी कर, उतना नहीं करेगा। ठीक है, पता चल रहा है कि यार आप शाला और या फिर छात्रावास में आप हॉस्टल में आप 75% से वहां भी अटेंडेंस, मैंने कहा ना भैया आपकी डेली अटेंडेंस चेक की जाएगी। अगर हॉस्टल या स्कूल में आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, याद है ये 75 के लिए कितना मारामारी करते थे हम लोग, ये 75% आपका कहीं आगे नहीं पड़ेगा। भैया आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, भैया लड़ाई झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, नशा करते हो, थोड़ी रखेगा आपको, नहीं रखेगा। तो देख ताकि बच्चों के लिए ये देखना पड़ेगा ना कि यार वो थोड़ी करते हैं। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे सर, तो इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। कोई बच्चा फेल हो रहा है, कोई बच्चा 70% से कम पा रहा है, किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो अच्छा आ रहा है लेकिन कैरेक्टर एक्चुअल में अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए भैया इन सभी को आप तुरंत क्या करेंगे, वहाँ निरस्तीकरण, मतलब आप नहीं करेंगे लेकिन आप उस कागज को भर के कि भैया ये प्रकार की समस्याएं हैं। आप जो भी आपके, यदि आप क्या बोलते हैं आदिवासी विकास खंड में हैं, तो वहाँ का जो अध्यक्ष है आप उसके पास जाइए और फिर उसके लिए अलग अलग प्रकार के निर्णय जो है वो वहाँ के जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो वहाँ पर ले लेंगे, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो यार क्या क्या कारण हो सकते हैं मैंने कारण बता दिया। कौन कर सकता है, तो यार कोई सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है। आपके हाथ में इतना पावर नहीं रहेगा कि आप वो कर दे, उसका निरस्तीकरण कर दे। सक्षम प्राधिकारी आप जान रहे हैं विकास खंड में कौन होगा, कौन से विकास खंड में नहीं होगा, ये सब अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताना पड़ेगा। कारण मैंने बता दिया। देखो फर्जीवाड़ा, हाँ भैया सबसे इंपॉर्टेंट है भैया फर्जीवाड़ा। पता लगा आपने किसी को एडमिशन दे दिया और वो पर्टिकुलरली एसटी एससी या ओबीसी का आता ही नहीं है, सोचो इससे बड़ा फर्जीवाड़ा होगा क्या। पता चला कि यार उसके जस्ट घर के बगल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो वहाँ गया ही नहीं। तो भैया ये जो 3 किलोमीटर वाला जो मेरा दायरा था जहाँ पर है कि कोई बड़ा शिक्षण संस्थान होना चाहिए, अगर वो है तो फिर कैसे करोगे। अनुपस्थिति भैया 75% से कम। नशा, अरे भैया अगर वो पता चला भैया वो दारू पीता है, बच्चा दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अब मॉडर्न हॉस्टल वार्डन तो साथ में बैठ जाएंगे, माहौल बना लेंगे। भैया वो नहीं करना है, थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। अश्लीलता, ये मुझे ऑब्वियस रीजन से बताने की आवश्यकता नहीं है, लड़के लड़कियां सब समझ रहे हैं इन चीज़ों को। सामग्री को क्षति, अरे मेरे हॉस्टल में पंखा को मोड़ मोड़ के पूरा उसका फूल बना देते हैं। भैया ऐसा कोई करेगा ना तो भैया आप उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये अब शासकीय है, कोई प्राइवेट थोड़ी है कि वो पैसा वसूल लेगा, ये तो शासकीय है। यहाँ का पैसा शासन लोगों के टैक्स से आ रहा है, तो इसीलिए भैया इस प्रकार से कोई फर्नीचर तोड़ रहा है, कोई टेबल तोड़ रहा है, कुर्सी तोड़ रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है ना, तो इसीलिए भैया आपको उनको समझाना पड़ेगा। मेस में सम्मिलित नहीं होना। देखो क्या है ना कि अगर आप छात्रावास में रह रहे हो ना, जो बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि बच्चे ना मेस का ही खाना खाए, क्योंकि शासन इसके लिए अच्छा व्यवस्था कर रहा है। अब बच्चा बाहर खा रहा है, कुछ खा के बीमार पड़ गया, जवाबदारी किसकी पड़ेगी, आपकी पड़ेगी। मेस में बिगड़ेगा तो जवाबदारी क्या पड़ेगी यार, कि मेस का जो संचालक होगा वो फंस जाता है। लेकिन अगर बच्चा बाहर से कुछ खा के आएगा तो दिक्कत क्या है ना कि देखो हल्का फुल्का ठीक है, रोज बाहर का खाएगा, कभी बाहर खाएगा ना तो कभी कभार तो समझ में आता है कुछ नहीं होगा। रोज खाएगा तो मेजर चांसेस है कि एक आध दिन ऐसा देखने को मिल जाएगा तबियत खराब हो जाए, तो इसीलिए भैया मेस में सम्मिलित ना होना भी उसके निरस्तीकरण का एक कारण बन सकता है उस बच्चे का। अच्छा, छात्रावास में छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति, ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक रहा है कि सर छात्रावास में रहने के बाद भी उनको और अलग से छात्रवृत्ति दी जाती है, दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति में थोड़ा सा अंतर मुझे कोई समझा पाएगा क्या, यदि आप लोगों में ये टॉपिक को पढ़ा होगा कि शिष्यवृत्ति और छात्र और मेरा छात्रवृत्ति क्या होता है, तो याद रखना कि यार शिष्यवृत्ति में ना क्या होता है कि बच्चे का छात्रवृत्ति तो साल में एक बार मिलता है, मतलब जो भी है छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एनुअल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मंथली स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होता है, लेकिन वहां पर मोस्टली देखा गया है कि जो छात्रवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो उसके एजुकेशनल एमिनिटीज के लिए ज़्यादा मिलती है, शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए ज़्यादा मिलती है, और ये मोस्टली देखा गया ये ईयरली है। हिंदी वाले मीडियम वाले थोड़ा सा आप कष्ट को मेरा समझेंगे और प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि यार हर चीज़ को मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, ईयरली हो सकता है। शिष्यवृत्ति में क्या है कि यार ये मंथली भी मिलता है, ये मंथली भी मिलता है, और ये एजुकेशन के साथ साथ उन बच्चों के मेस की सुविधाएं के लिए, यहाँ तक कि आपको पता है कि शासन ना साबुन, निरमा, कपड़ा धोने के लिए भी पैसा देने की कोशिश करता है, तो क्योंकि जान रहे हैं ना कि बच्चे जो आ रहे हैं वो बहुत ही घनघोर पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक लाइन उठा लिया, कहाँ से उठा लिया, मैंने विभाग के पोर्टफोलियो से उठा लिया। प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015 एवं 16 से ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित 2023-24 में छात्र प्रतिमास ये शिष्यवृत्ति है, ठीक है। देखो कितना मिल रहा है उनको, देखो मैंने कहा ना ये प्रतिमाह मिलने वाला है, प्रतिमाह कितना मिल रहा है, 1500 मिल रहा है।
सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। शिष्यवृत्ति कुल राशि 85% राशि का उपयोग सामूहिक मेस एवं नाश्ता, ठीक है, मैंने कहा मेस के लिए 15%। देखो उसके भैया पीटी शू, क्या बोलते हैं, मेरा स्कूल बैग, स्वेटर, चप्पल, अंडरगारमेंट तक के लिए पैसा देने को गवर्नमेंट रेडी है, अब समझिए आप। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाइन द्वारा किया जाता है, ऑफलाइन देंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित किया जाता है। देखो अधीक्षक एवं छात्रावास नायक मैंने याद है, मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रीफेक्ट की बात की थी, भैया ये प्रीफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट वहीं से आया। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट, मैंने कहा ना पोषण वाले खाना हम उन बच्चों को प्रोवाइड कराने वाले हैं, पोषण वाला खाना। तो भैया उन पोषण वाले खाने के लिए मुझे ये जरूरी हो जाता है ना कि उन चीजों को मैं समझाऊं, और ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है, इस प्रक्रिया के समय बचत तथा पारदर्शिता, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि पारदर्शिता क्या होती है कि गवर्नमेंट बोलता है देखो भैया मैंने खाते में पैसा डाला, अब बच्चे तक नहीं पहुंचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए भैया वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे हम लोग बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं कि पात्रता क्या है। प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास आश्रम में निवासित विद्यार्थियों की पात्रता होगी, ठीक है। उसके बाद छात्रावास हेतु शासन के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं। योजनाएं का होने का मतलब क्या है ना कि ये सभी योजनाएं हैं ना, ये सभी चल रही हैं हमारे अलग अलग इनके द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा, तो आपको पता है एक ही डिपार्टमेंट है, ट्राइबल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, आदिम जाति जनजाति विकास कल्याण डेवलपमेंट वाला, वहां पर से अलग अलग छात्रावास के अंतर्गत चलाए हुए हैं। देखो ये मैं जो 4 अलग अलग आपको अभी बताने वाला हूँ योजना, हो सकता है ना कि यार क्या पता मूड ऐसा रहा व्यापम का कि वो क्वेश्चन जो है वो मेरे इस यहाँ योजना से निकाल दो, इसीलिए मैंने 4 योजनाओं को भी अंततः इसमें डालने की कोशिश की है। और इसके अलावा मेरे पास इस विषय में बताने के लिए और कुछ है नहीं, मैं इसके बाद कह दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे से जितना हो पाया मैंने किया, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वीडियो बनाइए, और मैंने बनाया। और यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे और आप कमेंट नहीं कर रहे होंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खाद्यान्न सुरक्षा योजना, ये प्रारंभ हुआ था सन 2013 में, सन 2013 में इसकी प्रारंभ की गई। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो खाद्यान्न का मतलब सभी जान रहे हो कि सर ये खाना की बात कर रहा है। याद रखना कि यहाँ पर मुझे जितने भी बच्चे SC ST OBC सभी के लिए ना, ये मतलब ये एक प्रकार से हॉस्टल्स के लिए है। तो यहाँ पर दर क्या रहा कि ऐसा है कि ये वर्तमान में यदि देखोगे ना तो ये 6.25, ये जो है 6.25 रुपीज पर बच्चे को, मतलब खाना चावल ये उसकी बात कर रहा है, उसके हिसाब से प्रति माह 15 किलो प्रति माह छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल को, मतलब बच्चा नहीं लेने जाता है लेकिन वहां का जो छात्रावास अधीक्षक रहेगा जो आप रहोगे, आप वहां के चावल को आप क्या करोगे, आप उठाओगे, ठीक है। तो शासन हर दिन के हिसाब से, देखो ये जो दर है ना वो प्रति विद्यार्थी है 6.25, उसके हिसाब से 15 किलो, ठीक है, 15 किलो क्या कर रहा है प्रति माह जो है चावल को उठाता है, ठीक है। और ये कहां से उठाएगा, तो आपको पता है कि यार वो जो स्टेट पूल चावल मतलब जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम होती है, या फिर आप क्या कहते हैं कि उचित दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर से लेता है और उसके बाद फिर निगम जो है या फिर उसके द्वारा अलग अलग से राशि भी देता है, ठीक है। तो ये समझना कि खाद्यान्न सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट ये है कि कब स्टार्ट हुआ, 2013 में। यहाँ पर दर क्या हो सकता है, बहुत कठिन क्वेश्चन बनाना होगा ना तभी दर वर्ग को लेकर आएंगे, वरना वो लोग इतना सोचेंगे भी नहीं, ये डायरेक्ट पूछ देंगे खाद्यान्न सुरक्षा योजना जो है वो किन के लिए। तो आपको याद रखना कि यार की पात्रता कौन कौन है, तो यार जो भी मेरे छात्रावास में रह रहे हैं, जो भी भाई बहन छात्रावास में रह रहे हैं, या फिर इवन जो भी मेरे आश्रमों में भी रह रहे हैं, ठीक है, समस्त विद्यार्थी उसके कौन होंगे, उसके समस्त विद्यार्थी इसकी पात्रता रखते होंगे। सेकंड है छात्र भोजन सहायता योजना, छात्र भोजन सहाय योजना है, सॉरी सहायता भी नहीं, सहाय योजना है। तो यार अब ये जो है ना याद रखना कि ये ये थोड़ा सा, ये वाला जो स्टेट गवर्नमेंट था, ये वाला जो था मेरा, ये तो स्टेट गवर्नमेंट था, ये मेरा स्टेट गवर्नमेंट था, ये जो है ना ये भारत सरकार है, किसका है, भारत सरकार। अगेन बहुत सारे MCQ इनसे बन सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, और वो घुमा देने वाला क्वेश्चन एक बना के दे देगा। और यदि वीडियो अच्छा चला गया, किस्मत अच्छा रहा, दिन अच्छा रहा, तो क्या पता क्वेश्चन जो है वो मेरे ही इस वीडियो से, 1 घंटे की वीडियो से आपको मिल जाए। स्टार्ट कब हुआ था, तो 2005 से लेकर 6 के बीच में स्टार्ट हुआ था, और 2019-20 तक ना, 2019 से लेकर 20 तक यहाँ पर प्रति महीने 700 रुपये पर मंथ दिया जा रहा था। लेकिन भैया अभी सन 24 में इस 700 को बढ़ा करके 1200 रुपये पर बच्चे कर दिया गया है, प्रति माह प्रति विद्यार्थी। देखो ये प्रति माह है
पर विद्यार्थी यानी कि बच्चों को दिया जा रहा है। कितने रुपए दिया जा रहा है? 1200 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखो दर को मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये दर वहां पर जो ऊपर में लिखा गया अभी 1200 रुपये है पर मंथ। पात्रता क्या है कि भैया ये मेरा पोस्ट मैट्रिक है, इसीलिए पर मान्यता दे रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में विद्यार्थी, ठीक है। आप जो भी इसको समझिए, आप जो विद्यार्थी होंगे ये उनके लिए है, जो भी बच्चे रह रहे होंगे ये उनके लिए है। पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, मतलब भैया कॉलेज की बात हो रही है क्या? कॉलेज या फिर हाई स्कूल बच्चों की बात हो रही है। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र यानी कि ट्यूशन योजना। अब देखो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में ऐसा है ना कि वहां पर अच्छे सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब मतलब क्या है ना कि समझ में आ रहा है कि सर बहुत कठिन कठिन विषय है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कठिन विषय आपको क्या लग रहा है? मैथ्स लग रहा है सबसे कठिन विषय। उसके बाद क्या लग रहा है आपको? साइंस लग रहा है। 11th-12th में गए तो यार समझ में आया कि सर कॉमर्स भी उतना ईजी है नहीं, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करेंगे, कॉमर्स उतना कठिन है नहीं। भैया इन सभी को अच्छा करने के लिए, इन सभी को बढ़िया करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि हम बच्चों को और क्या देंगे? सोचो, सरकारी स्कूल के अलावा सरकारी आवास के द्वारा उन बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देने को भी व्यक्ति जो है वो तैयार है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भैया जो बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं हैं उनका जो भी निदानात्मक या फिर उपचारात्मक शिक्षण है वो कौन देगा? वो शासन देगा। मतलब शासन जो है उस प्रकार के बच्चों का, उन प्रकार के व्यक्तियों का नियुक्ति करता है, ठीक है। इसकी पात्रता, इसके पात्रता के लिए आप जानते हैं कौन कौन से व्यक्ति होंगे? भैया जो भी छात्रावास, अगेन इन सभी की पात्रता के लिए तो एक ही चीज है, जो भी छात्रावास या आश्रमों में, ये है आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी में जो भी विद्यार्थी हैं वे सभी इसके लिए पात्रता को रखते होंगे। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वास्थ्य सुरक्षा विशेष सेवाएं हेतु योजना। अब इसका जो चालू हुआ उस पर मेरा जो प्रारंभ की तिथि थी, प्रारंभ तिथि है 2007-8 में ये स्टार्ट हुआ। ये जो सारी डाटा है ना, ये सारा डाटा मैंने tribal.cg.government.in से लिया है, तो इसीलिए ये मत सोचना कि सर 7-8 क्यों लिखो कि भैया उसमें 7-8 ही लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा, देखो निजी मतलब जो भी मेरे प्राइवेट डॉक्टर्स, इवन गवर्नमेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाते हैं ऐसा नहीं है, जो भी मेरे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो 1 महीने में 2 बार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे? मलेशिया जाएंगे? नहीं, 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। देखो क्या योजना है कि भैया A to Z गवर्नमेंट बोलता है हम किसी प्रकार समस्या नहीं होने देंगे। स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर रुपये 750 प्रति भ्रमण, मतलब ऐसा है ना कि उसको 750 रुपया प्रति भ्रमण मिलता है, प्रति भ्रमण। और अगर प्रति भ्रमण मतलब अगर वो 50 सीटर वो है ना, अगर वो 50 सीटर है और मान लो अगर वो 1200 रुपये प्रति भ्रमण देंगे, प्रति भ्रमण मतलब एक बार का काउंसलिंग करने जाएगा ना, तब भैया 1200 रुपये तब देंगे जब वो 100 सीटर छात्रावास होगा या उससे थोड़ा अधिक होगा। तो अगेन पात्रता कौन होगा? पात्रता के लिए आपको पता है कि पात्रता के लिए अगेन फिर से वही भैया जितने भी समस्त मेरे विद्यार्थी जो उस पर्टिकुलर छात्रावास या आश्रम में रह रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये जो सेशन मैंने जो चला दिया ये छात्रावास प्रबंधन में मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, और इसके अलावा और कुछ मेरे से आप उम्मीद नहीं रखना। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं। आपको कुछ और चाहिए तो भैया आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाकर बिल्कुल देख लीजिए। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल मैनेजमेंट का जो लेक्चर था वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहा हूँ, जो डाटाज हैं जो मुझे लगता है कि शायद जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से निकल जाए। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, जो कि होगा मेरा शैक्षणिक प्रबंधन और शैक्षणिक अधिनियम और मेरा योग के ऊपर। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लोगों तक शेयर कीजिएगा।